Hello viewers, welcome. So today we are going to do the topic of causes of the downfall of Mughal Empire. Beforehand we have already done 4 topics from B.L. Grover Modern History. If you have not checked them out, do check them out. So the first subtopic of today's lecture is Aurangzeb's responsibility. So how was Aurangzeb responsible for the downfall of Mughal Empire? Although the expansion of the Mughal Empire reached its optimum point under Aurangzeb, yet it only resembled an inflated balloon. The Mughal Empire had expanded beyond the point of effective control, and its vastness only tended to weaken the center. Considering the undeveloped means of communication those days, the Mughal Empire was faced with stupendous tasks far beyond the capacity of Aurangzeb himself, not to speak of his weak successors. Whatever his compulsions, Aurangzeb sought to restore the Islamic character of the state, which he believed had been disturbed by Akbar and his successors. His policy of religious bigotism proved counterproductive and provoked a general discontent in the country. And the empire was faced with rebellions of Sikh, Jat, Bundelas, Rajput and above all Marathas. Aurangzeb was no less stupid than his contemporary James II of England, the ass who lost 3 kingdoms for a mass. Okay. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, औरंगज़ेब जो है उनको काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है मुग़ल एम्पायर के डाउनफॉल के लिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? माना जाता है या फिर हिस्टोरिकली ये प्रूवन है कि मुग़ल एम्पायर जो है वो अपने लार्जेस्ट एक्सटेंट पर तब पहुंची जब औरंगज़ेब का दौर था, पर ये उस बलून की तरह है जो बहुत ज़्यादा फूल चुकी है और किसी भी समय में ब्लास्ट कर सकती है, फट सकती है। मुग़ल एम्पायर जो है वो एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल के बियॉन्ड एक्सपैंड कर चुकी थी, है ना। इतनी बड़ी हो गई थी कि सेंटर वीक हो रहा था, है ना। जब आप बड़ा सा सपोज इतना बड़ा सा एरिया सेंटर कहीं यहाँ है तो कोई एक पार्ट, अगर ये पार्ट खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहे, ये जो बहुत दूर में है, जो सेंटर से जस्ट सटे हुए पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर इफ़ेक्टिव कंट्रोल है, बट जो पार्ट दूर में है वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनमें एक टेंडेंसी आ जाती है खुद को इंडिपेंडेंट कर लेने की। इसके साथ साथ माना तो ये जाता है कि औरंगज़ेब के सक्सेसर्स तो खैर वीक थे ही, पर औरंगज़ेब की कंट्रोल के भी बियॉन्ड था इतना बड़ा एम्पायर मैनेज करना। और इसका प्रूफ जो है ना, हमें औरंगज़ेब के समय के अलग अलग रिबेलियन से मिल जाता है। औरंगज़ेब के समय में ही सिख, जाट, बुंदेला, राजपूत, मराठा ये सब रिबेल करते हैं। औरंगज़ेब को लग रहा था कि वो बहुत चालाक है और अकबर बहुत बेवकूफ़ थे कि उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी। औरंगज़ेब को लग रहा है कि अकबर और उनके सक्सेसर काफ़ी बेवकूफ़ थे और बहुत ही गलत पॉलिसी उन्होंने अपनाई रिलीजियस टॉलरेंस की। बट यहीं पर ये औरंगज़ेब के लाइफ की सबसे बड़ी ब्लंडर थी। औरंगज़ेब जो है वो धार्मिक कट्टरता लाते हैं अपने पॉलिसीज़ में। रिलीजियस बाइगोटिज्म की वजह से जो कभी राजपूत जो अकबर के सपोर्टर हुआ करते थे, आज औरंगज़ेब के समय में वो खुद ही रिवोल्ट कर रहे हैं। सिख रिवोल्ट कर रहे हैं, मराठास रिवोल्ट कर रहे हैं, आउटसाइडर्स की तो छोड़ दो, इंडिया में ही अलग अलग पार्ट में रिवोल्ट हो रही है। दिस इज ऑल ड्यू टू द अटर फूलिशनेस ऑफ औरंगज़ेब एंड हिज अटर स्टूपिड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस बाइगोटिज्म। यहाँ पर राइटर जो है वो औरंगज़ेब को जेम्स II से कंपेयर करते हैं, जिन्होंने सिमिलर बेवकूफ़ी वाली काम करी थी, और औरंगज़ेब को भी इक्वली स्टूपिड करार देते हैं। अगेन लाइक जेम्स II, औरंगज़ेब न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग एनिमीज़। कहाँ अकबर थे जो अपने एनिमीज़ को दोस्त बना लिया उन्होंने। राजपूत को उन्होंने दोस्त बना लिया और राजपूत जो पहले एनिमीज़ थे मुग़ल के, उनको उन्होंने दोस्त बनाया, और फिर उसके बाद राजपूत से ही अफ़गान्स को लड़ाया। तो 2 दुश्मन जो पहले उनके थे वो आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें एक दुश्मन और अकबर का ही साथ दे रहे हैं। तो अकबर न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड, और आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेट्समैनशिप। बट औरंगज़ेब को बस दुश्मन बनाना आता था।
जो इंपीरियलिस्ट डिजाइन औरंगजेब ने अपने नैरो रिलीजियस पॉलिसी के बेसिस पर बनाए थे, इससे जो कभी दोस्त हुआ करते थे, जो सबसे रिलायबल सपोर्टर्स थे राजपूत अकबर के समय में, वो एकदम भयंकर दुश्मन बन गए। औरंगजेब की जो आदत थी हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की, उन्होंने जो जिजिया को वापस से इम्पोज कर दिया। जिजिया क्या है? ये एक पोल टैक्स है। तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, माना जाता है कि इस्लाम के थ्रू ये माना जाता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर वो भी एक राजा के सब्जेक्ट हैं, जो राजा एक मुस्लिम राजा है, तो वो नॉन मुस्लिम से जिजिया टैक्स लेगा, तो वो उसे सिटीजन्स के हक देगा। इसके अलावा जो है अदर पॉलिटिकल और सोशल इंडिग्निटीज भी जो औरंगजेब ने किया, तो हिंदूज लोग जो है जैसे कि सतनामीज आ गए, बुंदेलाज आ गए, जाट आ गए, तो राजपूत के अलावा ये लोग भी औरंगजेब के अगेंस्ट थे। पंजाब में सिख जो है वो लोग आखिरी थे जो कि राइज करते हैं औरंगजेब के अगेंस्ट। महाराष्ट्र में मराठा एक टफ रेजिस्टेंस देते हैं। शिवाजी और औरंगजेब की रेजिस्टेंस और वैसी स्टोरीज काफ़ी फेमस है। इससे क्या होता है, मुगल रूल जो है एक नेशनल कैरेक्टर जो है वो खो देती है ना, क्योंकि नेशन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग कोने पर उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहा है ड्यू टू द स्टूपिड पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि सारे के सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं इन स्ट्रगल, और अपने अपने रिलीजन के डिफेंस की बात हो जाती है, लिबर्टीज के डिफेंस की बात हो जाती है। तो आउटसाइडर्स से लड़ने से पहले आपस में ही लड़ रहे हैं। एम्पायर का अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी रिसोर्सेज जो है वो आपस में ही लड़ने में बर्बाद हो रही है। मराठा जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर जानते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि आप वॉर फील्ड में नहीं लड़ते हैं, आप क्या करते हैं, जब एनिमी के कैंप में जब वो सोए हुए हैं या कुछ ऐसा कंडीशन में जब वो अवेयर नहीं है, तब आप जा करके अटैक कर दो, बिना उनके रेजिस्टेंस के वेट किए अटैक करो, लूटो और निकल जाओ। ये जो है ना, ये पहाड़ी एरिया में ये वॉरफेयर बहुत ही पॉपुलर होता है और इसमें हराना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि कोई एक्चुअल पॉलिसी के साथ नहीं लड़ा जा रहा है, वॉर फील्ड में नहीं लड़ा जा रहा है। तो मराठास जो है ना वो बहुत ही एक्सपर्ट थे गुरिल्ला वॉरफेयर में। और इस वजह से क्या होता है कि औरंगजेब की जो स्प्लेंडेड बड़ी सी आर्मी होती है ना, वो भी अपने घुटने टेक देती है मराठाओं के आगे। अच्छा, बात बस इतनी सी भी नहीं है कि औरंगजेब जो है वो नॉन मुस्लिम्स को काइंड ऑफ इनसिक्योर फील करा रहे थे, या फिर वो अगर एक रिलीजियस बाइगॉटिज्म अपना रहे थे तो इस्लाम वाले लोग बड़े खुश थे, ऐसी कोई बात नहीं है। औरंगजेब इतने ओवर एंशियस थे, आई एम सो सॉरी, इतने ओवर एम्बिशियस थे और इतनी अग्रेसिव इंपीरियलिज्म की उनकी पॉलिसी थी कि वो सिया मुसलमान को भी देखना नहीं पसंद करते थे। तो जो दो सिया किंगडम्स है जो कि गोलकोंडा में है, तो उसके अगेंस्ट भी थे वो। तो गोलकोंडा और बीजापुर के सिया सल्तनत के अगेंस्ट थे, क्योंकि औरंगजेब खुद एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। और ये एक एडिशनल रीज़न था कि औरंगजेब जो है वो डेक्कन किंगडम से काफ़ी उनकी लड़ाई हुई। डेक्कनी सल्तनत जो गोलकोंडा, बीजापुर, कर्नाटका और मराठास जो हैं, ये ओकेजनली जो है ये आपस में अपनी जेलसीज को ख़त्म कर देते थे कि पहले आपस में लड़ते थे तो मुग़ल जो है वो क्या होते थे, वो सुपीरियर हो जाते थे। लेकिन जब मुग़ल की तरफ से ये देखा गया कि मुसलमान होने के बाद भी जस्ट बिकॉज गोलकोंडा और बीजापुर एक शिया रूलिंग हाउस थी, तो औरंगजेब इनके अगेंस्ट भी थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कर्नाटका, मराठास, इन लोगों के साथ जाकर के इन्होंने पैचअप कर लिया, अपनी जेलसी भूल गए और मुग़ल इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। औरंगजेब जो है कुछ हद तक वो सक्सीड किए कि उन्होंने बीजापुर को रिड्यूस कर दिया, गोलकोंडा को रिड्यूस किया, संभाजी को मार दिया। पर ये सक्सेस थी या ये ग्रेटर डिफिकल्टी की शुरुआत थी? ये कोई अवसर नहीं था, ये एक आने वाली आपदा की जो है ना निशानी थी। ठीक है, कि आप एक एक करके सबको जो है ना रुश्वा कर रहे हैं, सब आपके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्क्वेस्ट हुई मुस्लिम किंगडम्स में साउथ के, इससे क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट लोकल चेक जो होता था मराठा एक्टिविटीज़ का, जो कि बीजापुर और गोलकोंडा कर सकती थी, उसको तो ख़त्म कर दिया औरंगजेब ने। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये सारे लोग जो है काफ़ी फ्री हो गए मुग़ल इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देने में।
औरंगजेब जो है उनकी जो पॉलिसी थी कंटिन्यूअस वॉर की, कोई भी ना कंटिन्यूअसली कितना भी ज़्यादा रिसोर्स हो आप कंटिन्यूअसली नहीं लड़ सकते, सोल्जर्स नहीं रेडी होंगे, उनके स्पिरिट्स डाउन हो जाएंगे, तो ऐसी कुछ बातें होती है, तो उनके साइकी को इफेक्ट करेगा। बट ऐसा औरंगजेब ने ये सब कुछ नहीं सोचा, कंटिन्यूअस कभी मराठा से लड़ रहे हैं, कभी बीजापुर में लड़ रहे हैं, कभी गोलकुंडा, कभी जाट, कभी सिख। तो मतलब औरंगजेब के अंदर जो स्टेट्समैनशिप था या जो सोल्जर्स की एक्टिविटी थी ना वो बहुत ही रिगरस थी। मतलब अभी यहाँ लड़ा और यहाँ पर लड़ाई खत्म नहीं हुई कि कहीं और स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से 27 ईयर्स, कैन यू जस्ट इमेजिन, 27 ईयर्स तक औरंगजेब जो है वो डेक्कन में कंटिन्यूअसली मुगल एम्पायर के रिसोर्सेस को बर्बाद करते रहे। वो रिसोर्सेस जो अकबर के सक्सेसर्स ने कलेक्ट की और अकबर ने कलेक्ट की, उस पूरे रिसोर्स को बर्बाद कर दिया और हमेशा यही जपते रहे कि अकबर के पॉलिसीज़ बड़े ही बेकार थे। उसी पॉलिसीज से जो रिसोर्सेस इकट्ठा हुई, इसी के बदौलत ये जो है ये 27 ईयर्स तक डेक्कन में लड़ते रहे। बट इस लड़ाई से ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन हुई मुगल के ट्रेजरी पर। मुगल सोल्जर्स पेरिश्ड इन द लॉन्ग वॉर्स, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। और एक फॉरेन एक्सप्लोरर है मनुकी जो है अपने किताब, उनकी एक किताब है स्टोरिया डो मोगर, इसमें ये लिखते हैं thus until this day he has not been able to accomplish the enterprise he intended in 2 years। वो सोच रहे थे औरंगजेब कि 2 साल में मैं क्या करूँगा, दक्कन पे पूरा कब्जा कर लूँगा, और 2 साल से 27 साल हो गया, लेकिन उन्होंने अपने काम में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अपने साथ औरंगजेब अपने 3 बेटों को भी लेकर गए, शाह आलम, आजम तारा और काम बख्श। 3 सन्स को ले गए हैं, शाह आलम, आजम तारा और काम बख्श जो हैं, और इनको ले गए, और फिर साथ साथ अपने ग्रैंड सन्स को भी ले गए। औरंगजेब के साथ बहुत सारी ट्रेजर थी, ठीक है, और धीरे धीरे 27 साल में उन्होंने पूरा एंड कर दिया। इतना ज़्यादा उनके ट्रेजर्स एंड हो गए कि उनको जो है अकबर के ट्रेजर हाउसेस को खोलने पड़े। नूरजहान, जहांगीर, शाहजहां, इन सब के अपने तो ट्रेजर ख़त्म कर दिए, फिर इनके ट्रेजर हाउस को खोल करके इससे ट्रेजर निकाल के वॉर कर रहे हैं। जब वो खुद काफ़ी कम कैश के साथ हो गए ना, तो इमेंस एक्सपेंडिचर की वजह से उनको क्या करना पड़ा, रिवेन्यू पेयर्स भी जो है वो एक्चुअली में टैक्स वगैरह नहीं देने लगे। तो ही वॉज ओब्लाइज्ड एट औरंगाबाद टू मेल्ट डाउन हिज हाउस होल्ड सिल्वरवेयर्स। तो अपने घर के जो सिल्वर के बर्तन थे उसको उनको मेल्ट करना पड़ा औरंगाबाद में। द डेक्कन अल्सर प्रूव्ड एज अ fatal to the Mughal Empire as the Spanish ulcer was to the Napoleonic Empire। तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस के बहुत ही पॉपुलर राजा हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि नेपोलियन के करियर का जो डाउनफॉल है वो तभी शुरू होता है जब वो स्पेन में जा कर के वो जो है वो वहाँ पर वो अपने भाई को बिठा देते हैं, राजा बना देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनके करियर में डाउनफॉल स्टार्ट होता है। धीरे धीरे बाकी यूरोपियन ताकत जो है वो आपस में कंबाइन होती है और नेपोलियन को फिर एक कंबाइंड अटैक करती है नेपोलियन के अगेंस्ट। तो कुछ वैसा ही डेक्कन में हाथ आजमाने से औरंगजेब के साथ होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट औरंगजेब्स रोल इन द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। द नेक्स्ट टॉपिक इज वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब ने तो काफ़ी हद तक डाउनफॉल किया एम्पायर का, अपने घटिया पॉलिसीज़ की वजह से, अपने रिलीजियस बाइगॉटिज्म की वजह से, अपने फैनेटिकल नेचर की वजह से, या कह सकते हैं कि अपने इम्प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आगे देखें वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब में क्या है। सो टॉकिंग अबाउट द वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, मुगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ना ये हाईली डेस्पोटिक थी। मतलब एम्परर जो है वो सर्वे सर्वा है, तो एम्परर कुछ अच्छा डिसीजन लेगा तो अच्छा होगा एम्पायर का, वो अच्छा डिसीजन नहीं लेगा तो अच्छा नहीं होगा एम्पायर का। मतलब एम्परर इज़ द मेन हेड। तो कहीं ना कहीं एम्परर की पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है कि एम्पायर फ्लरिश करेगी कि बर्बाद हो जाएगी।
तो जब एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क आएगा, अच्छे कैरेक्टर का मोनार्क आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अच्छा होगा। जब वैसा मोनार्क नहीं आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सही होगी। और औरंगजेब के बाद जो है ना, काफ़ी वीक लोग आएंगे, काफ़ी वीक पर्सनैलिटी के लोग राजा बनेंगे, जो खुद हम लोग जैसा देख चुके हैं लेटर मुगल एम्परर्स, हमने ऑलरेडी किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने उसमें ऑलरेडी देखा हुआ है क्या कि जो लेटर मुगल एम्परर्स थे ये काफ़ी वीक कैरेक्टर थे। ये खुद से तो ये राजा भी नहीं बन पा रहे थे, इनको मंत्री का सपोर्ट चाहिए था, जिस वजह से ये राजा बन रहे थे। और जब नोबेल्स का मन नहीं होता था या नोबेल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे तो ये राजा नहीं रह पाते थे। ये चारों तरफ फ्लैटरर्स से घिरे होते थे, वॉर होता था तो ये डर जाते थे, कुछ प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो कुछ ऐसी हालात थी। उनके जो लैक्स मोरल थे और इडियोसिंक्रेसीज थी, मतलब ये जो है इनका मॉरल काफ़ी डाउन था। मॉरल डाउन इन द सेंस कि काफ़ी लूज कैरेक्टर के हम देखेंगे लेटर मुगल्स को, ठीक है। और इनको लत लगी हुई है अलग अलग चीज़ों की, किसी को नशे की लत है, कुछ और लत है। तो बहादुर शाह 1 की अगर बात करें तो वो 63 ईयर्स में वो एक राजा बनते हैं। ही वॉज टू ओल्ड टू मेंटेन द प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर। प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर कैसे मेंटेन होती है, तो आपके अगेंस्ट अगर कोई वॉर वेज करता है तो आप उसको सबक सिखा सको, कोई फॉरेन ताकत ना वॉर वेज कर पाए, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एकदम मिनिमम रहे, और कोई करे भी तो उसको हार्ड हैंड से डील किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं बहादुर शाह 1, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। तो इनको लगा कि चलो सबको शांत कर दो, सबको खुश कर दो। तो ये काफ़ी अपीजिंग नेचर के थे, तो ये हर किसी को खुश कर रहे हैं, जिसको जो मर्जी चाहे उसको टाइटल दे दिया, उसको रिवॉर्ड दे दिया। इनको एक निकनेम दिया गया था साहे बेखबर, मतलब एक ऐसा राजा जिसे कुछ पता ही नहीं है, हिडलेस किंग। बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह तो एक प्रोफ्लिगेट फूल थे, इनके पास इनके बड़ाई में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फारूक शियार जो हैं ये एक कावर्ड थे, डरपोक थे। और मोहम्मद शाह का तो कैरेक्टर काफ़ी लूज था, ठीक है। इन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो वाइन और वुमेन के एडिक्शन में लगा दिया, और साथ ही साथ जो वक्त बचता था तो ये शिकार देखते थे, ये एनिमल वॉर देखते थे, एनिमल फाइट। मोहम्मद शाह की निकनेम रंगीला भी थी, ओइंग टू हिज लूज कैरेक्टर। मोहम्मद शाह के बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह तो अपने सारे ऊपर वाले जितने भी लोग आए, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जो भी हैं, अब जिस इनमें से जो लूज कैरेक्टर के भी थे, इन सब को उन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया अपने सेंशुअल परस्यूट के मामले में। उनका हरम जो है अहमद शाह का वॉज ओवर अ फुल कोर्स, 4 स्क्वायर माइल तक इनका हरम फैला हुआ था, जहां पर ऑल मेल्स वेर एक्सक्लूडेड एंड द एम्परर स्पेंट अ वीक एंड समटाइम्स अ मंथ इन द कंपनी ऑफ वुमेन। नाउ स्पेंडिंग time with a woman is not wrong, but the way he was there to drive sensual pleasure out of it। और इनका बस इतना ही एम था इस प्रॉपर परस्यूट से कि अपने हरम में ये महीनों बिता रहे हैं जस्ट टू हैव सेंशुअल प्लेजर, और कोई बात नहीं। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर अहमद शाह जो है वो इक्वली फुलिश काम करते हैं। नवंबर 1753 में इन्होंने अपने 2.5 साल के बेटे महमूद को जो है वो गवर्नर बना दिया है पंजाब का। 2.5 साल में बच्चा बोल नहीं पाता है सही से, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, उसको पंजाब जैसे इम्पोर्टेंट जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में प्रोविंस है वहां का आप क्या बना रहे हैं, गवर्नर बना रहे हैं। इन perfect keeping with the spirit, named a year-old baby Mahmood Amin as the deputy under him। और इस स्पिरिट को और अच्छा रखने के लिए पंजाब का गवर्नर बनाया महमूद को, जो कि 2.5 साल के हैं, और उनका डेप्यूटी बनाया मोहम्मद अमीन को, जो मात्र 1 साल के हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ फूलिश दिस मैन वॉज। सिमिलरली गवर्नरशिप जो कश्मीर की है वॉज कॉन्फर्ड ऑन 1 year old ताला सैयद शाह। 1 साल के बच्चे ताला सैयद शाह को इन्होंने कश्मीर के गवर्नर, सारे फ्रंटियर एरिया ये बच्चों के हाथ में दे रहे हैं। और कश्मीर में डेप्यूटी फिर भी इन्होंने थोड़ा
ज़्यादा एज का रख लिया, 15 साल के इंसान को डेप्यूटी बनाया। ये अपॉइंटमेंट्स जो इन्होंने किया, ये जो है ये उस दौरान किया गया जब अफगान इन्वेजन की डेंजर थी। तो दिस इज इनफ टू रियलाइज हाउ फूलिश ऑफ अ मैन ही वॉज, कि आपको अफगान के अटैक्स हो रहे हैं और आप जो है 1 साल 2 साल के बच्चे को क्या कर रहे हैं, कश्मीर और पंजाब जैसे जगह पर गवर्नर बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा वीक और इम्बेसाइल एम्पेरर जो है ये हार्डली इतने वर्दी थे कि इनके इर्द गिर्द जो है लोग अच्छे लोग हों और ये कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचें या एम्पायर के इंटेग्रिटी को मेंटेन करें, इसकी तो उम्मीद इनसे की ही नहीं जा सकती है। द नेक्स्ट इन द क्यू इज डीजेनरेशन ऑफ मुगल नोबेलिटी। टॉकिंग अबाउट द डीजेनरेशन ऑफ मुगल नोबेलिटी, the line starts with when gold rusts what will iron do। इसका मतलब ये है कि जब राजा ही बर्बाद हो गया तो अब मंत्रियों को कौन संभालेगा, है ना। तो जब राजा को देखा जा रहा है कि राजा कुछ खास कर नहीं रहे, एकदम अनवर्दी सा लाइफ जी रहे हैं, तो मंत्री भी जो हैं वो मिलिट्री एडवेंचर वाला लाइफ त्याग देते हैं और लग्जेरियस लिविंग की तरफ पूरा बढ़ जाते हैं। अब ये नाइट्स ऑफ आर्म नहीं रहे, अब ये नाइट्स ऑफ रोमांस बन गए हैं। नोबेल जो है वो एक दूसरे से काइंड ऑफ कंपटीशन करते थे कि उसका हरम कितना भरा, मेरा हरम कितना भरा। ये लोग अपने हरम में क्या करते थे, अलग अलग रेस की वुमेन को लाया करते थे और मैक्सिमम समय जो है वो नशे करने में और जुआ खेलने में बिताते थे। कुछ नोबेल हैं जैसे कि बैराम खान, मुजफ्फर खान, अब्दुल रहीम खाने खानन, महाबत खान, असफ खान, सैदुल्ला खान, ऐसे नोबेल सब बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे। नई नोबेलिटी जो थी लेटर मुगल्स की, वो एट बेस्ट क्या थे, कोटियर्स थे जो एक दूसरे से हर बात पे, मतलब राजा को कौन कितना मक्खन लगा रहा है, कौन कितनी चापलूसी कर रहा है, इस पे कंपटीशन करते थे वो। At a time when the emperor ceased to be impartial, another in the subtle art of finesse at a time when emperor ceased to be impartial judges for rewarding merit, the nobles had no incentive to fight and die for the empire। ठीक है, अब राजा में ही वो मतलब होता है ना, जौहर है ही नहीं राजा, उसे पहचान ही नहीं है सही हीरे की, तो हर किसी को रख रहे हैं, जो भी फ्लैटरी कर रहे हैं वो अब नोबेल बन गए और उसमें अंदर से कोई इंसेंटिव नहीं है कि एम्पायर को अच्छा करे, क्योंकि राजा कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा एम्पायर को अच्छा करने के लिए। तो नोबेल भी कोई अपने मतलब अपने अंदर के जो भी टैलेंट है उनको बिल्कुल भी लुक अप टू नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल शोकेस करने की नीड नहीं समझ रहे। इसी में हिस्टोरियन JN सरकार कहते हैं कि एक किताब है मसीर उल उमरा, जो डिक्शनरी है मुगल पीरेज की। पीरेज मतलब अमीरों का जो पद होता है उसे पीरेज कहते हैं। तो उनकी डिक्शनरी है, उसमें अलग अलग नोबेल के बारे में लिखा गया है। तो लेटर मुगल नोबेल की अगर बात करी जाए तो उनके जो अचीवमेंट्स होते थे, अगर 3 पेज में उनके बारे में लिखा हुआ है तो पहले पेज में उनका अचीवमेंट होता था उनका बेटा। ठीक है, तो 3 पेज में 1 पेज उनके बेटे के बारे में, 1 पेज उनके पोते के बारे में और कुछ लाइंस हार्डली उनके बारे में लिखा होता था, क्योंकि कुछ इतना वर्दी था ही नहीं जो उनके लिए रिकॉर्ड किया जाए। सेनाइल डिके, जब बूढ़ा होने लग जाता है ना कोई चीज़ तो जैसे डिके होता है, तो सेनाइल डिके that had set in the rank of the upper classes deprived the state of service of capable administrator and energetic military skill। तो ये जो डिके हो गया ना अपर क्लासेस के रैंक में, अच्छे लोग आ नहीं रहे, एम्परर चाह रहे हैं कि बस फ्लैटरर्स आए, तो ऐसे में मुगल एम्पायर धीरे धीरे केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर और एनर्जेटिक मिलिट्री लीडर्स को खोते गई। कोर्ट फैक्शन की अगर बात की जाए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ औरंगजेब्स रेन, इन्फ्लुएंशियल नोबेल्स एट द कोर्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू प्रेशर ग्रुप। औरंगजेब के ही अंत काल में क्या हो रहा है, जो इन्फ्लुएंशियल नोबेल हैं वो अपना अपना प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कराने के लिए। ठीक है,
Though these groups were formed on clan or family relationship, personal affiliations or interest were dominating factor. Clan के basis पर पहले बनाया गया, but personal interest ही dominating factor थे. These group kept the country in a state of perpetual political unrest. और ये group जो है ना पूरे के पूरे इंडिया को एक political unrest में ले जाती है. अब नोबेल फैक्शन के बारे में भी हमने पहले बात किया है. सेंट्रल एशियन पार्टी जो थी 4 ग्रुप में ऑलरेडी डिवाइडेड थी. तो पहली थी तुरानी पार्टी, दैट वाज सेंट्रल एशियन पार्टी. ये यहाँ के नोबेल्स कहाँ से थे? ट्रांसऑक्सियाना से थे. अब ट्रांसऑक्सियाना मॉडर्न डे से हम कह सकते हैं कि 5 कंट्री को इंक्लूड करती है. 5 कंट्री के थोड़े थोड़े पार्ट्स को मिला के ट्रांसऑक्सियाना बनती थी. दैट इज़ उज्बेकिस्तान, वेस्टर्न ताजिकिस्तान, वेस्टर्न किर्गिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न तुर्कमेनिस्तान एंड साथ साथ आप ले सकते हैं सदर्न कजाकिस्तान. तो ये सबको मिला करके ट्रांसऑक्सियाना वाली तुरानी पार्टी बनती थी. और इसके जो लीडर्स थे ना, कुछ लोग जो काफ़ी फेमस थे तुरानी पार्टी से, आर असफजा, निज़ामुल मुल्क, कमरुद्दीन एंड ज़कारिया खान. और मोहम्मद शाह के समय में ये लोग काफ़ी फेमस थे. ये फैक्शन जो है, इसके बाद फिर दूसरे फैक्शन कौन थे? पर्शियन फैक्शन. तो 1 इज़ तुरानी, सेकेंड इज़ पर्शियन. पर्शियन फैक्शन से फेमस है अमीर खान, इसाक खान और सादत खान. सादत खान गवर्नर ऑफ औध. तो ये फैक्शन जो है पर्शियन और तुरानी, ये लोग क्या करते थे? ये लोग अपने रिटेनर्स रखे हुए थे और ये लोग मोस्टली रिक्रूट किधर से करते थे? सेंट्रल एशिया या पर्सिया से, जैसा भी केस है. पर्शियन वाले पर्शिया से, तुरानी वाले सेंट्रल एशिया से. इस दोनों फैक्शन को, तुरानी और पर्शियन को साथ मिला के कहा जाता था मुगल या फिर फॉरेन पार्टी. और ये हमेशा अगेंस्ट होती थी हिंदुस्तानी पार्टी के. हिंदुस्तानी पार्टी के लीडर्स में कुछ फेमस है सैयद अब्दुल्ला खान, सैयद हुसैन अली. हिंदुस्तानी पार्टी के लोगों को हिंदूज का काफ़ी सपोर्ट होता था. अब ये हर फैक्शन जो है, इनकी कोशिश होती थी कि ये एम्परर को अपनी तरफ मोड़ ले और दूसरे के खिलाफ एम्परर को क्या करे? जहर घोले उनके कानों में. ये लोग आपस में लड़ते रहते थे और पीस जो है ना देश का एकदम बर्बाद कर दिया गया था. ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को डॉग्स के हाथों दे दिया गया और वो आपस में दे आर बार्किंग. Even in the face of foreign danger, these hostile groups could not forge a united front. जिसका हमें बेस्ट एग्जाम्पल मिला अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण में. जब हमने ऑलरेडी पढ़ा कि निज़ामुल मुल्क जो है उन्होंने 50 लाख में पीस सेटलमेंट कर दिया था, जिससे खुश होकर निज़ामुल मुल्क को जो है क्या बनाया गया? वज़ीर बनाया गया. और इसी बात से नाराज़ होकर सादत खान ने क्या किया? अहमद शाह अब्दाली को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तो 20 करोड़ दिलवाऊंगा, आप दिल्ली तक चलो. इफ़ यू हैव नॉट बाय चांस नॉट विजिटेड द टॉपिक, तो यू कैन सर्च इन द मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट. द टॉपिक इज़ आई थिंक अहमद शाह अब्दाली. सो ये इस टॉपिक में हमने इस पर बात की है. तो ऐसा कुछ हो रहा है. पर्सनल इंटरेस्ट जो है निज़ामुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क, इन सारे लोगों का क्या होता है? इस वजह से ये लोग जो है, ये लोग इंट्रीग करते हैं नादिर शाह से और फिर देश के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं साइड कर देते हैं. तो इसका हमने ऑलरेडी नादिर शाह के एपिसोड में हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है. तो द नेक्स्ट इन द क्यू इज़, इसके आगे बात करें तो डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन. Absence of law of primogeniture among the Mughals usually meant a war of succession among the sons of the dying emperor in which the military leaders of the time took sides. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? प्राइमोजेनिचर था नहीं मुगल्स में. प्राइमोजेनिचर का क्या मतलब होता है? दिस इज अ सिस्टम इन विच ओनली द एल्डेस्ट टाइम, स्पेशली द एल्डेस्ट सन, रिसीव्स ऑल द प्रॉपर्टी. है ना, कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पिता की मृत्यु के बाद क्या होता है कि पूरी की पूरी संपत्ति जो है पर विशेषकर सबसे बड़े पुत्र का अधिकार होता है. ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग ज्येष्ठ अधिकार और अग्रज अधिकार भी कहते हैं.
तो ये मुगल्स में था नहीं। अब जब ये मुगल्स में था नहीं और बहुत सारे प्रिंस हैं, तो आपस में जैसे ही फादर डाई कर रहे होते थे, जैसे एम्परर मर रहा होता था, तो उनके सारे बच्चे आपस में भिड़ जाते थे कि कौन नया राजा बनेगा, ये लड़ाई से ही डिसाइड होगा। तो हिस्टोरियन एर्स्काइन कहते हैं कि स्वॉर्ड वॉज द ग्रैंड आर्बिट्रर ऑफ राइट एंड एवरी सन वॉज प्रिपेयर्ड टू फाइट टू ट्राई हिज फॉर्चून अगेंस्ट हिज ब्रदर। कि कौन नया राजा बनेगा ये कौन डिसाइड करती थी, तो तलवार डिसाइड करती थी। अब ये सिस्टम जो है ये कम्प्लीटली गलत भी नहीं है। ये सिस्टम क्या करती थी, ये एबलेस्ट सन को क्या करती थी, ये एबलेस्ट सन को डाइंग एम्परर के, मतलब ये एक एडवांटेज है कि जो आपस में डाइंग एम्परर के जितने बेटे हैं, अगर 4 बेटे लड़ रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा एबल होगा वही राजा बनेगा। बट लेटर मुगल्स में गड़बड़ क्या हो गया ना, कि अब तो राजा लड़ ही नहीं रहे हैं, लॉ ऑफ सक्सेशन में वो नहीं जीत रहा जो एबलेस्ट सन है, वो सन जीत रहा है जिसको एबलेस्ट फैक्शन सपोर्ट कर रही है, एबलेस्ट मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ द रॉयल डायनेस्टी receded to the background while the struggle was fought by the leaders of rival faction using royal princess as nominal leaders। बस नाम के लीडर हैं, और लड़ कौन रहे हैं, ये मंत्री के ग्रुप, तुरानी लड़ रहे हैं, पर्शियन लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी, अफगानी, दे आर फाइटिंग। पावरफुल नोबेल्स जो है वो लोग किंग मेकर्स बन गए थे, हमने ऑलरेडी देख लिया। लेटर मुगल नोबेल्स करके जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ऑलरेडी ये देखा है। मेकिंग एंड अनमेकिंग एम्परर टू सूट देयर पर्सनल इंटरेस्ट। जुल्फिकार खान जो है ये किंग मेकर बन के आते हैं बहादुर शाह के डेथ के बाद। सैयद ब्रदर्स जो हैं ये भी किंग मेकर्स बन के आते हैं फारूक शियार के टाइम पर, और उसके बाद भी 4 इंपीरियल प्रिंसेस को ये रेज करते हैं, है ना। उसके बाद एक फैक्शन थी मीर मोहम्मद अमीन असफ जाह निज़ामुल मुल्क की, तो उन्होंने ही सैयद ब्रदर्स को हटाया। ऐसा नहीं है कि राजा नाखुश हुए सैयद ब्रदर्स के इंटरफेरेंस से तो हटा पाए। तो डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन, इनिशियली लॉ ऑफ सक्सेशन की तो ये एडवांटेज थी कि जो सबसे बेहतर होगा वही राजा बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ा सबसे बेटर हो। लेकिन जब मंत्री लड़ने लगे और अब राजकुमार जो है वो बस कठपुतली बन गए, तो अब लॉ ऑफ सक्सेशन वॉज नॉट एट ऑल वैलिड। Defective law of succession weakened the body politic and crippled it financially and militarily। आपस में ही लड़ रहे हैं, फाइनेंशियली मिलिटरली ड्रेन हो रहे हैं। तो मुगल ही, अगर तुरानी नोबेल मरते हैं और पर्शियन नोबेल मरते हैं आपस में लड़ने की वजह से, तो अल्टीमेटली किसके सोल्जर्स कम हो रहे हैं, मुगल डायनेस्टी के सोल्जर्स कम हो रहे हैं। द नेक्स्ट इन द क्यू इज राइज ऑफ मराठास। तो मुगल को सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसी ने काइंड ऑफ चैलेंज पोज किया तो दैट वेर द मराठास अंडर द पेशवा। पेशवा जो है उन्होंने मराठा पावर को काफ़ी कंसोलिडेट किया वेस्टर्न इंडिया में, और चैनलाइज किया पूरी की पूरी एनर्जी अपनी कि पूरे नेशन को जो है वो मराठा के अंदर रखा जाए और मुगल एम्पायर से फ्री किया जाए। उन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ ग्रेटर महाराष्ट्र को इनॉग्रेट किया और हिंदू बादशाही को जो है उसके आइडियल को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया कि अब हिंदू डायनेस्टी, हिंदू नेशन बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि औरंगज़ेब ने काफ़ी ज़्यादा बताया था कि सुन्नी मुसलमान राष्ट्र बनेगा, तो ये उसका काउंटर रिएक्शन है। मराठाओं का हिंदू राष्ट्र का जो आंदोलन है दैट इज़ अ काउंटर रिएक्शन ऑफ औरंगज़ेब्स मुस्लिम राष्ट्र आंदोलन, तो मुस्लिम मुल्क। तो आइडियल हिंदू एम्पायर जो है ये तभी बन सकती थी जब मुगल एम्पायर हट जाए, ठीक है। और अब पोजीशन काफ़ी चेंज हो चुका है, मराठास काफ़ी ऑफेंसिव हो चुके हैं, मुगल एम्परर और उनके जो वाइस रॉयज़ हैं वो अब डिफेंसिव हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है नहीं। मराठा की जो एक्सपेंशन है इसकी टाइड कंटिन्यू रहेगी और पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को इनगल्फ कर लेगी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मराठा ही मुगल को रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसी समय पर क्या हो जाता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से ये पोजीशन जो है ये ख़त्म हो जाती है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है वो आकर के मराठाओं को हरा देते हैं इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और इसके बाद ये पोजीशन क्लियर हो जाती है कि मराठा जो है वो नेक्स्ट एम्पायर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं। बट कुछ एबल लीडर्स जैसे कि सदाशिवराव भाव और महादजी सिंधिया, इन्होंने ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस किया था दिल्ली के पॉलिटिक्स को भी, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर।
इसके बाद देखें तो मिलिट्री वीकनेस की बात की गई है कि इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे मुगल मिलिट्री सिस्टम में। आर्मी जो है वो फ्यूडल बेसिस पर ऑर्गेनाइज थी। अगर आपको फ्यूडलिज्म का थोड़ा आइडिया है तो क्या होता है कि एक राजा है और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर कुछ नोबेल्स को रखा। अब नोबेल्स को कहा आर्मी मेंटेन करने, तो ABCD सपोज दीज आर नोबेल्स, तो ये लोग जो है अपने अपने अंदर आर्मी मेंटेन कर रहे हैं और ये नोबेल को बदले में राजा जो है अक्सर लैंड में पे कर दिया करते थे। अब ये जो है ये अपने अंदर मेंटेन कर रहे हैं और ये अकॉर्डिंगली पे कर रहे हैं। तो ये जो सैनिक है ना, ये लॉयल रहेंगे अपने ऊपर वाले सैनिक के, अपने ऊपर वाले नोबेल के, ये राजा के लॉयलिस्ट रहेंगे नहीं। तो जब फॉरेन से अटैक भी होगा ना तो ये पहले वेट करेंगे कि इनके जो हेड हैं वो ऑर्डर दें अटैक के लिए कि अटैक को लड़ना है कि नहीं, उस अकॉर्डिंग। तो अगर आपस में भी कोई तुरानी या पर्शियन आपस में लड़ रहे हैं और उनका दो अलग अलग मत है तो ये फॉरेनर से एक साथ में एक सोर्स की तरह नहीं लड़ेंगे। तो फ्यूडल बेसिस में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फ्यूडल बेसिस है यहाँ मिलिट्री सिस्टम का, वेयर कॉमन सोल्जर ओड एलिजेंस टू द मनसबदार रैदर देन एम्परर। तो राजा को कोई भी क्या है, लॉयल नहीं है कोई भी सोल्जर, वो किसको लॉयल है, वो अपने मनसबदार अपने नोबेल को लेकर लॉयल है। सोल्जर जो है वो मनसबदार को चीफ मानते थे, ऑफिसर नहीं मानते थे, अपना सामंत मान रहे हैं। और इस सिस्टम का डिफेक्ट जो है वो हमें ईजिली दिख जाएगा जब बैराम खान की रिवोल्ट होगी, महाबत खान की रिवोल्ट होगी और महाबत खान जो है वो अज्यूम कर लेंगे अलार्मिंग प्रोपोर्शंस अंडर द लेटर मुगल किंग्स। तो ऐसा विलियम इरवाइन जो है ये बताते हैं कि एक्सपेक्टिंग द वांट ऑफ पर्सनल करेज एवरी अदर फॉल्ट वॉज फाउंड अमंग द डीजेनरेट मुगल्स। तो एक्सेप्टिंग द वांट ऑफ पर्सनल करेज को छोड़ करके और सारी जो है फॉल्ट जो है वो डीजेनरेट मुगल्स में हमें दिख ही रही थी, जैसे कि इनडिसिप्लिन आप देख सकते हैं, वांट ऑफ कोहेजन देख सकते हैं, लग्जेरियस हैबिट, इनएक्टिविटी, बैड कमिसरेंट, क्यूमरस इक्विपमेंट तो कुछ भी सही है ही नहीं। लग्जरी और स्लॉथ पेनिट्रेटेड एवरी रैंक ऑफ द आर्मी। आर्मी लग्जरी में जी रही है, अय्याशी कर रही है और बिल्कुल चेक नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कि कैसी है आर्मी, सही है कि नहीं। लॉन्ग ट्रेन ऑफ एलिफेंट, कैमल, carts and oxen mixed up with crowd of camp followers, women of all rank, merchant, shopkeeper, servants, cook and all the kind of ministers of luxury amounting to 10 times the number of fighting men। तो लड़ने वाले को छोड़ करके शॉपकीपर, सर्वेंट ये सब भी हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है इंटरैक्शन हो रहा है नोबेल्स का, वुमेन ऑफ ऑल रैंक से हो रहा है। तो मुगल आर्मी में ये हमें ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं और फाइटिंग मैन दिख ही नहीं रहे, काफ़ी कम है। फाइटिंग कैपेसिटी की बात करें तो मुगल आर्मी वेयर नथिंग मोर देन आर्म्ड रैबल, ठीक है। बर्नियर जो कि ट्रैवलर हैं, फॉरेन ट्रैवलर, कंपेयर्स देम टू अ हर्ड ऑफ एनिमल्स हु फ्लेड एट द फर्स्ट शॉक। तो वैसे एनिमल जिसको एक बार शॉक लगा दो तो सारे के सारे भाग जाते हैं, वैसे ही मुगल आर्मी हो गई थी। मुगल आर्टिलरी बहुत ही बेकार हो चुकी थी। उनकी जो लड़ाई के तकनीक थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो मराठा के थे उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते थे। मराठाओं का जो किला था जो कि मुगल आर्मी कभी कैप्चर नहीं कर पाई, उससे ईजिली जो है डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स ईजिली सकम्ड द ब्रिटिश आर्म्स। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि इन 1748 फ्रेंच कमांडर एक आते हैं, मोनसियर पैरेड, वो जो है वो स्मॉल डिटैचमेंट जिसमें बस 230 यूरोपियन हैं, उनकी मदद से वो 700 इंडियन सोल्जर्स की मदद से बिना किसी गन के वो क्या करते हैं, नवाब ऑफ कर्नाटक को क्या करते हैं, वो हरा देते हैं, जिनके पास 10,000 मैन हैं। कैन वी जस्ट इमेजिन कि क्या किस लेवल पर इधर जो है वो सोल्जर्स ट्रेंड नहीं थे या किस लेवल पर इनडिसिप्लिन थे कि ये 10,000 थे और उधर 230 प्लस 700 सोल्जर्स, 930 सोल्जर्स हैं और उन्होंने हरा दिया नवाब ऑफ कर्नाटक को विद आर्टिलरी एंड इंट्रेंच्ड अक्रॉस अ रिवर। ड्यूप्लेक्स कहते हैं, रोड टू द कंपनीज डायरेक्टर इन पेरिस दैट 500 यूरोपियन सोल्जर्स कुड reduce all Muslim strongholds and provinces on the side of Kisna।
कृष्णा इज़ फॉर रिवर कृष्णा। तो वो कहते हैं कि उसके जो साइड 500 यूरोपियन ने जो है सारे के सारे मुस्लिम स्ट्रॉन्ग होल्ड को बर्बाद कर दिया। चीफ डिफेक्ट जो है मुस्लिम आर्मीज़ की 18th सेंचुरी की, वो उनकी कंपोजिशन में ही लाई करती है। सोल्जर्स जो कि जनरली सेंट्रल एशिया से आते थे एंड कलेक्टेड बाय द कैप्टन्स ऑफ कंपनीज हु वर सप्लाइड मेन टू एनीवन एबल टू पे देम। तो अगर मतलब जो सेंट्रल एशिया के सोल्जर्स हैं कुछ तो लोगों ने रखा हुआ है। अब जो फॉरेन कंपनीज है जैसे फ्रेंच इंग्लिश कंपनी, ये लोग अगर पे कर देती थी तो वो उधर भी चले जाते थे। तो सोल्जर्स एंड देयर लीडर केम टू इंडिया टू मेक फॉर्चून्स नॉट टू लूज देम। तो ये लोग इंडिया आए थे अपना लक आजमाने के लिए। एज सच द लीडर्स ऑफ सच आर्मीज चेंज साइड। तो अगर कोई कंपनी ज़्यादा पैसे दे रही है तो वो लोग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते थे, अपना साइड ही बदल लेते थे। तो इंसिडेंसेस ऑफ बिट्रेयल वेर क्वाइट कॉमन। Even the Mughal viceroys employing such troops were constantly haunted by the fear of desertion. तो मुगल वाइसरॉय जो सेंट्रल एशिया से लाते थे आदमियों को, तो उनको हमेशा डर लगा रहता था कहीं ये इनको कोई ज़्यादा पैसा दे दे तो ये उधर ना चला जाए। ऐसे जो सोल्जर्स होते थे वो बिल्कुल कोहेरेंस और लॉयलिटी में मिसिंग होते थे। अनफिट कस्टोडियंस होते थे एम्पायर के इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि ये कभी नहीं लड़ने वाले थे। अगर इनको कहीं से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता तो ये झट से छोड़ देते। उर्दू पोइट सौदा जो हैं वो इसके बारे में लिखते हैं, शाह आलम II के समय के बारे में, कि ओनली फोर्स्ड बाय नीड डज ही कम आउट ऑफ द मोट। मतलब अपने फोर्ट से वो तभी मुगल कमांडर निकलते हैं जब उनको मतलब एक्सट्रीम अर्जेंसी आ जाती है। हिज आर्मी बट नोज हाउ टू टर्न फ्रॉम द फ्लाइट, द इन्फेंट्री अफ्रेड ऑफ द बार्बर दैट शेव्स, द कैवेलरी फॉल ऑफ फ्रॉम देयर बेड्स इन देयर स्लीप। तो बताते हैं कि इनकी इन्फेंट्री तो ऐसी है कि एक नाई से भी डर जाती है। नाई के पास कैसी कैंची होती है, बस उतने से कैंची से जो शेविंग कर रहे हैं नाई, उससे डर जाती है। ऐसी आर्मी है, बस भागना जानती है। इनकी जो कैवेलरी है वो क्या, वो तो अपने पलंग से बस सोते समय भी गिर जाते हैं। तो ऐसी कुछ हालात हैं शाह आलम II के समय में मुगल कमांडर और उसकी आर्मी की, अकॉर्डिंग टू सौदा द उर्दू पोएट। बात करें इकोनॉमिक बैंकरप्सी की, तो व्हाट एट इनटू द वाइटल्स ऑफ द मुगल एम्पायर वाज द वर्सनिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस विजिबल इन द 17th सेंचुरी स्टीडली वर्सन टुवर्ड्स द एंड ऑफ औरंगजेब रेन। क्योंकि औरंगजेब ने इतने लॉन्ग वॉर के 27 ईयर लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन, तो इस वजह से सारी की सारी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि उन्होंने अकबर, नूरजहां, इनके भी ट्रेजरी हाउसेस खोल दिया, अपने घर के सिल्वर के बर्तन को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया कि वॉर लड़ पाए, और फिर जीत वीत भी कुछ खास पाई नहीं। मार्चेस जो इंपीरियल आर्मी की थी उसने पूरे के पूरे क्रॉप्स को डैमेज कर दिया। अब एग्रीकल्चर इज़ द बेस है ना, और क्रॉप्स को डैमेज कर दिया डेक्कन के। और जो बीस्ट ऑफ बर्डन थे एट अवे ऑल स्टैंडिंग क्रॉप, और जो थोड़ा बहुत क्रॉप बचा था उसको जो है जानवर खा गए। एम्परर ने ये सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर किया, सारे कंप्लेंट्स को इग्नोर किया, क्योंकि उनको ऑलरेडी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी थी। वो क्या सब्सिडी देते, 27 साल से लड़ रहे हैं, बर्तन को जो है वो बेच करके ही इज़ काइंड ऑफ अर्निंग फॉर वॉरफेयर। Whatever little was left was destroyed by मराठा रेडर। जो थोड़ा बहुत बाय चांस बच गया उसको मराठा रेडर्स ने बर्बाद कर दिया। मराठा हॉर्सेस जो है उनको जो है वही स्टैंडिंग क्रॉप्स खिलाया गया। मराठा सोल्जर्स जो हैं इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया जो भी प्रॉपर्टी इन्हें मिली, और जो हैवी प्रॉपर्टी थी वो ये कैरी करके ले गए। पीजेंट जो है उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया गुस्से में कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम उगा रहे हैं यहाँ पर, यानी तो आप बर्बाद कर दे रहे हैं, यानी तो आपके जानवर खा रहे हैं, तो मराठा लेकर के जा रहे हैं, या वो बर्बाद कर दे रहे हैं। तो क्या होता है, एक लाइफ ऑफ प्लंडर और हाईवे रॉबरी को बहुत कोई रिजॉर्ट कर जाते हैं। तो अब डकैती वाला सीन बहुत कॉमन हो जाएगा इस एरिया में, दक्कन में। इतना ज़्यादा डिसलोकेशन हो जाता है नॉर्मल लाइफ का डेक्कन में कि एजेंट्स जो होते हैं इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज़ के, वो जब आते हैं तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है इन प्रोक्योरिंग सप्लाईज फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो इनिशियली तो ये रॉ मटेरियल लेने आए थे, बट इतना बर्बाद हो चुका है डेक्कन में लाइफस्टाइल, इतना डिसलोकेट हो चुका है नॉर्मल लिविंग कि ये क्या करते हैं, इनको बड़ा डिफ़िकल्टी होता है फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज़ को कि वो रॉ मटेरियल खरीद सकें यूरोप में एक्सपोर्ट करने मात्र के लिए।
बात बस यहीं ख़त्म नहीं होती। लेटर मुगल एम्परर्स के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशंस फर्दर डिटीरियोरेट कर जाती है। While the outlying provinces asserted their independence one after the other and seized the payment of any revenue to the center, the numerous war of succession and political convulsions coupled with lavish living of European emptied the royal treasury emperors emptied the royal treasury to an extent that salaries of soldiers could not be paid regularly। इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से, पॉलिटिकल कन्वर्जन्स की वजह से, और एम्परर के जो अय्याशी से वो जी रहे थे कि रॉयल ट्रेजरी इस हद तक खाली हो गई कि सोल्जर्स के, आप आर्मी की सैलरी आपने देना बंद कर दिया। When emperor fell back to the uneconomic device of farming out of Khalisas land and granting jagirs in payment of liquidation of arrears of the pay, एम्परर को क्या करना पड़ा, खालसा लैंड जो रॉयल लैंड था, क्राउन लैंड था, उसमें फार्मिंग कराओ और उससे पैसा निकालो, या फिर जो जागीर से वही पे कर दो। अभी तक कैश में पे हो रहा था, अभी क्या होता है, अब जागीर में पे किया जा रहा है, और जब जागीर में पे किया गया फ्यूडलिज्म स्ट्रॉन्ग हो रही है, सेंट्रल कैरेक्टर वीक हो रही है ना, क्योंकि बकाया ही इतना बच गया। जागीरदारी क्राइसिस फिर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जागीरदार के नंबर बढ़ते जाएंगे, आपको और लोगों को जागीर देना है, अब जागीर घटते जा रहा है, तो जागीरदारी क्राइसिस होती जाएगी। इनसफिशिएंट फॉर टोटल नंबर ऑफ जागीर्स ग्रांटेड, तो लैंड ही नहीं है इतनी कि आपने जागीर दे दिया बट लैंड है ही नहीं इतनी। बहुत बार क्या होता था कि जागीर जो है वॉज ग्रांटेड बट द रेसिपिएंट हैड टू वेट फॉर लॉन्ग फॉर एक्चुअल पोजेशन ऑफ लैंड। आज जागीर दे दिया गया, आप 20 साल 25 साल वेट करो, फिर आपको जागीर मिल रहा है एक्चुअली में, आज पेपर पर दे दिया गया। जो अग्रीव्ड ग्रांटी थे sarcastically remarked that the time gap between the grant of Jagir and its actual possession was long enough to turn a boy into grey-beard person। तो जो लोगों को ये सफ़र करना होता था वो कहते थे सरकास्टिकली कि ये तो इतना समय है कि एक छोटा सा जो बच्चा है वो एकदम बूढ़ा हो जाएगा तब शायद जागीर मिलेगी। जागीरदार जो है वो इंटर्न जो है वो भी डेप्ट के अंदर चले गए, मनी लेंडर्स के, ठीक है, और फिर मनी लेंडर्स को फिर वो जागीर देने लगे। जागीरदार के पास जो जागीर आई वो जागीर जो है वो मनी लेंडर्स को जा रही है। पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस जो मुग़ल नोबेल्स की थी उस पर कमेंट किया है फिर से सौदा ने, और उन्होंने कुछ जो है उन्होंने लिखा है उर्दू में, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि मनसबदार हैड नो मनी टू पे देयर रिटेनर्स। और आगे कहते हैं, इफ़ यू बाय अ हॉर्स एंड टेक सर्विस विथ समवन और योर सैलरी यू विल सी नो साइन एक्सेप्ट इन द वर्ल्ड अबव। आपको सैलरी वैलरी का कोई कहीं से कुछ पता ही नहीं है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, शायद जन्नत जाके मिले, कुछ ऐसा कहते हैं। राइटिंग ऑफ द टाइम्स ऑफ आलमगीर टू, तो जादूनाथ सरकार जो है, JN सरकार हिस्टोरियन, ये कहते हैं कि at one time emperor was reduced to such hard straits that for 3 days no fire was kindled in the haram kitchen and the princesses in frantic disregard of parda rushed out of the palace to the city। तो क्या बताया जाए कि आलमगीर 2 के समय में एक बार ऐसे हालात आ गए कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला रॉयल हरम का। ऐसे में जो राजकुमारियां थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने पर्दा छोड़ दिया और वो जो है वो पैलेस गई रश करते हुए कि 3 दिन तक कुछ नहीं बन रहा। JN सरकार जो है ये आर्ग्यू करते हैं कि मुस्लिम स्टेट इन इंडिया लैक्ड अ साउंड इकोनॉमिक बेस। होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द मुस्लिम प्रोवाइड, और एट लीस्ट so the medieval Muslim scholars interpreted that the true profession of faithful is war। तो medieval Muslim scholar क्या कहते हैं कि वो जो भी गाजी कौन है, जो कि लड़ाई करे, है ना, जो काफिरों से लड़े। State of India kept a huge army and thus the greatest single employer। तो क्या होता था उस समय इंडिया के स्टेट में एक ह्यूज आर्मी है और ग्रेटेस्ट सिंगल एम्प्लॉयर है। पीस, जैसा कि सरकार कहते हैं
कि was anesthesia to the society produced far reaching economic repercussions। जब मुस्लिम स्टेट जो इंडिया में थी औरंगज़ेब के अंदर, वो जब मैक्सिमम एक्सपैंड हो गई तो इसने ऐसा लगा कि अब कोई लॉन्गर नेसेसरी नहीं है एक ह्यूज आर्मी मेंटेन करने का या फिर उसको प्रॉफिट देने का। और ये सारे कंडीशंस जो हैं वो फिर और भयंकर हो गए, क्योंकि फिर आर्मी ना मेंटेन किया जाने लगा, ना उसको प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाई जाने लगी, और फिर बाद में जब आपकी आर्मी अच्छी नहीं है तो फिर बाहर से अटैक होंगे, आप नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे, अंदर जो रिबेलियन हो गया आप उसको नहीं शांत कर पाएंगे। आगे है नेचर ऑफ मुगल स्टेट। मुगल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुलिस गवर्नमेंट थी, और ये अपने अटेंशन को कहाँ रखी हुई थी, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर के मेंटेनेंस पे और रिवेन्यू कलेक्शन पर। ये लोग जो है ये लोग फेल कर गए एक इफेक्ट देने पर फ्यूजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम और एक कॉम्पोजिट नेशन बनाने में, जो अकबर ने बड़े पॉजिटिवली किया था, बट बाद में आते हुए धीरे धीरे पूरा बेकार कर दिया। औरंगज़ेब ने आते आते उसका पूरा कबाड़ा निकाल दिया। Whatever little effort was made by Akbar to weld the people into nation was undone by the bigotry of Aurangzeb and his worthless successor, as I already mentioned. Far from reconciling the Hindus and the Mughal rule, Mughal policies goaded them to rebellion. इसके अलावा मुग़ल पॉलिसीज़ जो औरंगज़ेब के बाद भी आती है तो वो कहीं ना कहीं रिबेलियन में ही है, स्पेशली औरंगज़ेब के टाइम पे तो एक्सट्रीम रिबेलियन में है। तो आप you are living in a nation, you are ruling in a nation with majority of Hindus, तो how can you turn them against you? तो औरंगज़ेब ने यही सबसे बड़ी गलती की। बहुत सारे इंडियन चीफ जो हैं वो मुग़ल को फॉरेनर मानने लग गए, ठीक है, और उनको मानने लगे कि हिंदू रिलीजन या इंडिया के एनिमीज़ हैं ये मुगल्स। वीकनेस जो मुग़ल एम्पायर की थी 18th सेंचुरी में, उसने मराठा, राजपूत और दूसरे हिंदू कम्युनिटीज़ को जो है उनके हमेशा से वेटेड अपॉर्चुनिटी की, मुग़ल जो हैं ये एनिमीज़ हैं, इनको निकालना है, ये फीलिंग औरंगज़ेब ने ही डाली थी इंडियंस के मन में। तो ये फीलिंग जो थी इसको जो है कहीं ना कहीं रियलाइज़ करने के लिए ये लोग वेट कर रहे थे, मराठाज, राजपूत, हिंदूज। तो जब वीक हो गई मुग़ल एम्पायर तो इन्होंने क्या किया, इस फीलिंग को रियलाइज़ किया अटैक करके। बात करें नेक्स्ट रीज़न की, 10th रीज़न की, तो ये है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बारे में, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर हम बहुत डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। 1737 में नादिर शाह ने जब इंडिया पर अटैक किया तो उन्होंने मिलिट्री वीकनेस जो मुग़ल की थी वो पूरा कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया, और इसके बाद अब्दाली ने भी एक के बाद एक अटैक किए, जिससे जो है वो और कन्फर्म हो गया कि मुग़ल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। और 1761 में जब अब्दाली ने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा तो वो मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट लड़ा भी नहीं, जबकि मुग़ल के टेरिटरीज़ पर अटैक किया, बट मराठाज आ रहे हैं लड़ने। तो इससे जो है ये एकदम क्लियर हो गया कि मुग़ल्स में जो है वो वॉरिंग टेंडेंसीज़ ख़त्म हो गई है, प्रोटेक्शन टेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है, इधर बिल्कुल कुछ भी कोई भी आकर के अटैक कर सकता है। इट वॉज एन ओपन इन्विटेशन, द सक्सेस ऑफ अब्दाली एंड नादिर शाह वॉज एन ओपन इन्विटेशन कि कोई भी आओ और अटैक करो, क्योंकि इंडिया में वेल्थ तो है ना, और कोई प्रॉपर प्रोटेक्टर नहीं है उस वेल्थ का। इसके बाद फिर क्या हो जाता है कि आप आराम से देख सकते हैं कि अब्दाली के जाने के बाद 10 साल के लिए 1761 से 72 क्या होता है, वर्चुअल अफगान डिक्टेटरशिप में चली जाती है, क्योंकि अब्दाली जो है वो अपना सुप्रीम एजेंट बना के जाते हैं नजीबुद्दौला को, और नजीबुद्दौला फिर जो है वो दिल्ली एम्परर को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं कि आप नहीं आइए, आने नहीं देते दिल्ली के इन एंड अराउंड के एरिया में। कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है मुग़ल के डिसइंटीग्रेशन की। तो जब मुग़ल की सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई, वॉर लॉर्डिज़म का एरा आ गया, है ना, और फिर इस ऐसे में क्या होता है, यूरोपियन कंपनीज़ जो हैं वो भी वॉर लॉर्ड की तरह ही एक्ट करते हैं, और वो प्रॉफिट करते हैं खुद को कन्फ्यूजन से। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत बार इंडियन प्रिंसेस को आउटडू करते हैं हर अलग अलग स्फेयर में, कॉमर्स के, ट्रेड के, वॉर डिप्लोमेसी में। स्टैटिक और स्टेशनरी इंडियन सोसाइटी जो है इसने एक चैलेंज फेस किया फ्रॉम अ डायनेमिक एंड अ प्रोग्रेसिव वेस्ट, है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना वॉरफेयर चेंज हुआ, ना कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और वेस्ट जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव था। इट इज़ सैड कमेंट्री ऑन द मुगल aristocracy that while they spent lakh in importing European luxury article, none ever thought of purchasing a printing press। कितनी बुरी बात है
कि आप लग्जरी आर्टिकल तो मंगा रहे हैं बट प्रिंटिंग प्रेस नहीं मंगा रहे, कोई प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे। जब रेनेसांस हो रहा था यूरोप में, रेनेसांस क्या है, दैट इज़ रीबर्थ, और जब यूरोपियन में ना डार्क एजेस चल रहा था, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने जो चर्च में गलत प्रैक्टिसेस हो रही है उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और काफ़ी प्रोग्रेस किया। उसके बाद यूरोपियन सोसाइटी प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग आफ्टर दैट। तो ऐसे में क्या होता है कि इंडिया तो काफ़ी पीछे छूट गया, हम तो बिल्कुल चेंज ही नहीं कर रहे अपने सोशल स्ट्रक्चर में, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं उसको हम नहीं चैलेंज कर रहे। जेएन सरकार कहते हैं कि इंग्लिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुगल एम्पायर इज ओनली अ पार्ट ऑफ इनएविटेबल डोमिनेशन ऑफ ऑल अफ्रीका एंड एशिया बाय यूरोपियन नेशन, विच इज only another way of saying that the progressive races are supplanting to the conservative one, just as enterprising families are constantly replacing sleepy self-satisfied ones in the leadership of our society। तो जेएन सरकार कहते हैं कि ये तो होना ही था, ये इनएविटेबल था। एशिया और अफ्रीका पर जो इंग्लिश का कब्ज़ा होता है या मुग़ल का जो हारना होता है, वो एक तरीका है ये दिखाने का कि प्रोग्रेसिव रेस ही हमेशा जीतती है। जो प्रोग्रेस कर रही होती है वो क्या करती है, जो एंटरप्राइजिंग फैमिली है वो सोसाइटी के सेल्फ सेटिस्फाइड फैमिली को हमेशा रूल करती है ना। एक एरिस्टोक्रेसी जो है वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा कॉमन लोगों को रूल करती है। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कि इंग्लिश जो है वो मुग़ल को हरा रही है। मुग़ल इज़ कॉमन क्योंकि उन्होंने खुद में कोई प्रोग्रेस नहीं किया और इंग्लिश अभी एरिस्टोक्रेट बन गई काइंड ऑफ। तो इनहेरेंट वीकनेस जो मुग़ल बॉडी पॉलिटिक और न्यूमरस कंटेम्प्रेरी ऑपरेटिव कॉजेस थे, इन सारे ने साथ साथ मिल करके एम्पायर को जो है वो बर्बाद कर दिया। When the Phantom Empire collapsed, the surprise was not that it crumbled ignominiously, but that the end was so long delayed। ये तो पता ही था कि बर्बाद होगी, इतने सारे कॉजेस थे, लेकिन फिर भी शौक की बात है कि 200 साल तक टिक गया इनका कोलैप्स करना, क्योंकि इतनी ग्रेट, इतनी ह्यूज एम्पायर बनाई थी इनके प्रीकर्सर्स ने, गिविंग द क्रेडिट टू अकबर मेनली। तो या फिर शाहजहां के टाइम पे तो काफ़ी फिर उन्होंने स्पेंड भी कर दिया था आर्किटेक्चर एंड ऑल में, बट अकबर को स्पेशली क्रेडिट दिया जा सकता है कि बहुत ही ह्यूज एम्पायर बनाया गया था, जो कि इतने बाद इतने बेकार, इतने नालायक रूलर्स भी आकर के बहुत ईजिली जो है वो बर्बाद नहीं कर पाए। दिस इज़ ऑल अबाउट the lecture. In the next lecture we'll do about the socio-economic conditions of India, and then we'll just wrap up the chapter. So stay tuned for the next lecture. Thank you.